और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आज हम फिर से एक शुरुआत। कल हमने इसके लिए पढ़ा था 12th और 10th मिक्स कर कुछ कंसेप्ट अगर आपने क्लियर करनी है पीछे के क्लासेस के अंदर, आप हम देखेंगे बेहतरीन ढंग से रहेंगे मेरे साथ की देरी के हम अपना लेक्चर। और साथियों हरीश है जो पहले सेशन कर रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर कर रहे हैं और चैनल पर आए से जो JEE और सी एग्जाम कर रहे हैं या जो 12th लिए पढ़ रहे हैं, SC हो या UP, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर में आने वाली अपडेट। शुरू करेंगे अपना इलेक्ट्रो पार्ट 2। ठीक है बच्चों, ने पढ़ा था कि लेट मी शो PDF ऑल्सो जस्ट। कल हमने काफी सारे टॉपिक्स जैसे कि चार्जेस की प्रॉपर्टी कैसे हैं और चार्ज है करंट क्या है, बातें हम करी थी। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। आज हम पढ़ेंगे जो चीजें हैं उनमें कई सारी बातें हमने डिस्कस करी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, कुछ हम न्यूमेरिकल्स करे थे, इन चीजों को बहुत ही विस्तार से देखा था। आज हम एक नया टॉपिक लिए हैं और उस टॉपिक के अंदर जो हम चीजों को बढ़िया से देखेंगे। पोटेंशियल्स हमने देखा था, पोटेंशियल्स के अलावा हमने चीजों को डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम चीजों को और बेहतरीन ढंग से देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना कार्य हमें करना होगा, इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। अगर हमें 2 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना हो बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सो व्हाट is the amount of work done when the potential difference is 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि विभव है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो आपके पोटेंशियल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, V इक्वल्स टू व्हाट, हमने कल जो पढ़ा, V बराबर होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे चार्ज, यानी कि चार्ज होता है तो W बराबर, तो यहाँ से W का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा W इक्वल टू V इंटू Q, V Q। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ इम्प्लाइज करें, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज करें, हमारे पास बैटरी है वो 12 वोल्ट की है और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा यहाँ पर हमें निकालेंगे उसको, तो 2 कूलम के चार्जेस पर, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, जो आंसर होगा वो होगा 30 वोल्ट। 30 जूल जो है वो वर्क डन की यूनिट होती है, ठीक है। तो 24 जूल जो है वर्क डन आपका आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हेन वी आर taking the 2 coulomb of charge from one point to another, then we have to done the 12 जूल ऑफ। क्लियर है बात, समझ आ रही है? चलिए हम और चीजों को डिस्कस करेंगे, हम और बातों पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आइए, नेम अ डिवाइस दैट हैव्स potential difference across a conductor। तो विभव मेंटेन करना है या विभव बराबर लगातार कराना है, उसमें हम क्या कह सकते हैं कि क्या आपको कोई सा एक डिवाइस बताइए, जिस डिवाइस से किसी कंडक्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करें, उसको मेंटेन करना हो। तो वह क्या है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में कोई सेल लगाते हो, ध्यान देना, कोई सेल लगाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल लगाते हो या कोई बैटरी लगाते हो, इस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी करंट
में, फ्लो बनाने में ये यूटिलाइज हो जाएगी। तो ऐसे दो डिवाइसेस हो सकते हैं, या तो एक सेल या तो एक बैटरी। ठीक है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बैटरी और अ सेल। Now we are going to discuss the second topic, second important question, which is what is meant by saying that। इसलिए क्या मतलब है कि the potential difference between the 2 points is 1 volt। आपको बताना है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि दो सिरे हैं, हमारे पास कंडक्टर है एक, और उन दो सिरों पर जो विभव है वो 1 वोल्ट है, या हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू 1 वोल्ट है। तो अगर हम कहें इस चीज को, तो ये कैसे हो सकता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 वोल्ट, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ध्यान दीजिए, अगर 1 कूलम के चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना हो, और उसमें अगर हमें कितना काम करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना होगा, 1 जूल, देन द वोल्टेज वुड बी 1 वोल्ट। दैट मीन्स 1 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलता है। ध्यान दीजिए, तो ये क्लियर हुई बात। when we are applying, when we are transferring 1 joule of 1 joule, what we can say, 1 कूलम ऑफ, 1 कूलम का कोई चार्ज है, उसको हम एक 1 जूल वर्क डन करके हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो वहां पर जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये यहाँ पे लिखा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। आपको ये कहना है, इन्होंने ये कहा कि अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी से एक एक करके एक एक कूलम के चार्ज को, ईच कूलम ऑफ चार्ज को पास कराएं, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी बताइए कितना होगा। ठीक है, तो एनर्जी मतलब होता है, एनर्जी को हम वर्क डन से इक्विवेलेंट कर लेते हैं, तो जो एनर्जी आएगी, और इसके लिए W बराबर होता है जो आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसके अंदर अगर हमें ईच कूलम ऑफ चार्ज ले जाना है, मान लीजिए कि ये चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो वर्क डन करना होगा वो कितना करना होगा, वो 6 जूल। ध्यान दीजिए, ये वर्क डन कितना निकल के आएगा, 6 जूल वर्क डन निकल के आएगा। अब बात करते हैं, ये बातें समझ आई, तीनों क्वेश्चन समझ आए बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट डायग्राम जो होता है, वो एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ होता है थ्रू विच द करंट कैन पास। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को बनाने के लिए कई सारी चीजों का उपयोग करते हैं, कई सारी चीज का यूज करते हैं, कई सारे सिंबल्स होते हैं, या हम कहें चिन्ह होते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कई सारे विभिन्न सिंबल्स से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल से मिलकर बनता है, और उसको अगर आप देखो, उसको अगर आप समझने का प्रयास करें, तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रिक सेल, देखिएगा, एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो कहीं ना कहीं, आप देखो आपके घर में जो बोर्ड लगा है उसमें स्विच भी है, झटकनी भी है, एक बल्ब भी है, तार भी लगे हैं अंदर, और आपके पास एक स्विच भी होगा जिसमें आप प्लग लगाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसी केस को समझने के लिए कुछ हमने साइंटिफिक सिंबल्स यूज करने होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को दर्शाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर जो होते हैं कई सारे, इसमें सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल्स को कैसे बनाते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये दो इस तरीके से छोटी बड़ी लाइन होंगी, जिसको ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, याद रखिएगा, दीज आर द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, आप यहाँ पर बात करेंगे कि अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कोई बैटरी को अगर आप देखो, तो बैटरी में कितनी यहाँ पर सेल्स दी गई, 1 2 3, तीनों में जो टर्मिनल्स हैं वो 1 बाई 1 हमने अल्टरनेट टर्मिनल्स जो हैं, यहाँ अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सीरीज में हमने जब लगाया है बच्चों, तो ये एक बैटरी बन गई है। हमने कई सारे
छोटे पर जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो कई सारे गोबर गैस सेल बनाए, उसके अंदर बैटरीज को कनेक्ट करते थे जो यूटिलाइज हो जाती थी, जो खराब बैटरी होती थी उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का निर्माण करके वहां पर हम चार्ज को फ्लो कराते थे। याद रखिएगा। यहाँ पर अब थर्ड का हम बात करें, थर्ड सिंबल है कि स्विच। स्विच को बनाने के लिए आप देखो कि इस तरीके से भी स्विच बनाया जा सकता है, ठीक है। और एक दूसरा सिंबल है जो यहाँ पर इन्होंने दर्शाया नहीं है एनसीईआरटी की किताब में। इस तरीके से अगर आप देखो, ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट रहता है और यहाँ पर भी एक पॉइंट रहता है और ये इस तरीके से कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये ओपन सर्किट है, ओपन स्विच है, ठीक है। अगर हम बात करें ओपन स्विच की तो इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं, दैट द लाइन वुड नॉट बी टचिंग, ठीक। तो ऐसे केसेस के अंदर हम इस तरीके से भी सिंबल बना सकते हैं साथियों। अब बात करेंगे, अब हम बात करें तो जो ओपन सर्किट है तो वो तो इस तरीके से होगा जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे जो स्विच होते हैं साथियों इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम बात करें जो फोर्थ है, that will the switch which is in on mode, the plug key that is in on mode, वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, so we are putting a dot here, this dot is saying that the current is flowing in the circuit। एंड अगर हम दूसरे तरीके से इसको बनाएं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और सिंबल बना सकते हैं, इसको हम टच करा देंगे, यहाँ से जब टच होगा तो करंट यहाँ पर फ्लो होएगा, ठीक है, यहाँ पर फ्लो होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर हम दो सिंबल्स बना सकते हैं कि जहां पर अगर डॉट नहीं लगा होगा तो वो ऑफ होगा और डॉट लगा होगा तो वो ऑन मोड में होगा। अगर हम वायर जॉइंट की बात करें, सपोज दैट वी हैव थ्री वायर्स फ्रॉम द डिफरेंट directions, we are joining here the three wires, if we are having the एक्सटर्नल स्विच। अगर हम दूसरे स्विच की बात करें, बहुत सारे स्विच आपको लगाने होते हैं तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो। इट इज अ वायर ज्वाइंट विच हैज द थ्री मेन वायर्स। क्लियर है बात। अब अगर हम सिक्स के लिए देखें तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यहाँ पर तीन वायर, दो वायर हैं, एक ऐसे करके ऐसे बना के दे दिए हैं ये, तो ये वायर आपस में जुड़े नहीं हैं, याद रखिएगा, ये वायर आपस में बच्चों जुड़े नहीं हैं, ठीक है, समझ आई चीजें। अब अगर नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाएंगे तो कुछ और आपको कंपोनेंट मिलते हैं, कुछ और सिंबल्स मिलते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज किए जाते हैं। देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम सिंबल्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से, या तो हम इस तरीके का सिंबल बनाएंगे या तो हम इस तरीके का सिंबल बनाएंगे साथियों। अब अगर हम और चीजों को देखें, जैसे एक और सिंबल है रियोस्टेट का, रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है इसको अगर हम वेरिएबल के तरीके से देखेंगे तो वहां पर आप चीजों चीजों को देखोगे ध्यान से। देखो वेरिएबल अगर रेजिस्टेंस देखेंगे ठीक, तो वहां पर आप चीजों को देखोगे कि रेजिस्टेंस जो है उसका काम क्या होता है कि दैट इज द डिवाइस व्हिच इज रोकता है, करंट को रोकता है, दैट इज यूज्ड टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड अ कंडक्टर और इनसाइड अ वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंबल इस तरीके से बनाते हो, बात समझ आई, इस तरीके से बनाते हो। अब अगर हम नाइन्थ वाले को देखें, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल का मतलब होता है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती बढ़ती है या हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है चीजें। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियोस्टेट, और इस केस के अंदर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, घटा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक एरो लगा है, एरो का मीन्स ये है कि इट वैल्यू वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक। तो ऐसे भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर है चीजें। अच्छा दूसरा क्या है, एमीटर है। एमीटर का मतलब होता है डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट और टेल द इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसे अगर ए बना है
तो वो सर्किट जो है, वो सिंबल जो है वो क्या है, एमीटर का सिंबल है। इसके अंदर एमीटर को कहाँ पर अप्लाई करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, एमीटर विल ऑलवेज बी connected in the series combination inside a electric circuit. When there are series combination, we will apply there. So voltmeter क्या है, voltmeter is a device which is used to tell the magnitude of the voltage, that is potential difference कितना है, 220 वोल्ट आ रहा है आपके घर के अंदर या उससे कम आ रहा है, ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर हम वोल्टेज को देखते हैं। तो वोल्टेज को बताने के लिए वोल्टमीटर लगाते हैं वहां पे। क्लियर है चीजें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो यहाँ से समझो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओहम्स लॉ। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, वोल्टेज को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओम्स लॉ पर आते हैं। ओम्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ओम्स लॉ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या हम कहें एक रिलेशनशिप है बिटवीन वोल्टेज और करंट। एक जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही रिनॉल्ड साइंटिस्ट, जिनका नाम था जीएस ओम, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827, देखिएगा 1827 1827 ईस्वी में, या किसी किसी बुक में आपको 1828 ईस्वी मिल जाएगा, ठीक है, ये डेट वैरी कर जाती है 1-2 साल ऊपर नीचे, ठीक है। वहां पर इन्होंने कुछ एक्टिविटी करी, जो नाइक्रोम सेल्स के नाइक्रोम जो वायर है उसके साथ इन्होंने कुछ 1.5 वोल्ट की जब बैटरी लगाएंगे, कुछ यहाँ पर आप उसको वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो। इन्होंने बेसिकली बताया कि 1827 ईस्वी में जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था। इनका ओम्स लॉ को हम जॉर्ज साइमन लॉ भी कहते हैं साथियों। इन्होंने कहा कि अगर कोई करंट किसी एक तार के अंदर जा रहा है, तो वहां पर उस तार के दोनों छोरों पर, यानी कि दो दो एंड्स पर क्या रहेगा, 2 एंड्स पर रहेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा या विभव बनेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यहाँ पर आप देखो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और करंट थ्रू इट पासिंग। क्लियर है चीजें। यहाँ पर आप अगर आप देखो कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इज अ बेसिक रिलेशनशिप। यहाँ पर आप देखिएगा कि जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका फिजिकिस्ट थे, ये जॉर्ज साइमन ओम नाम था। 1827 ईस्वी में इन्होंने एक रिलेशनशिप ढूंढा, किसकी किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में। इन्होंने कहा कि अगर मेटेलिक वायर ले लें, कोई एक तार ले लें, और उस तार पर कुछ आई करंट हम यहाँ फ्लो कराएंगे, तो ए और बी पॉइंट पर जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के, ठीक है। आई जो करंट है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो रिलेशनशिप है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे v इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा v इज इक्वल टू आई आर होगा, आई आर, ठीक है। v जो होगा वोल्टेज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, या हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें सही, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो वो आई के साथ लगाते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो चर्चा करी कि जब भी कोई एक वायर लेते हैं तो उसके भीतर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, वह दोनों छोरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो इस चीज को कि अगर हम एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी घट जाता है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ जाता है। इसी चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे हमने पीछे के जो एक्टिविटी करी है उसके अंदर नाइक्रोम का वायर लिया है, उसमें जब हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो जो ये काले काले जो इन्होंने क्रॉस बनाए हैं, उस चीज को अगर आप देखो, एक रिलेशनशिप मिलेगा, एक पूरा एक स्लोप लाइन मिलेगा
वो स्लोप लाइन क्या दर्शाएगा कि इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर increasing the magnitude of the current, and then the voltage drop will also be increased, so it will give a straight line between them. यहाँ पर V और I के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं साथियों, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर द 12th CBSE पैटर्न ऑल्सो. सो यहाँ पर करंट आप देखोगे कि यहाँ पर जो इसका रिलेशनशिप है, इसकी स्ट्रेट लाइन जो एक मैग्नीट्यूड निकल के सामने आती है. अब इस स्लोप को अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी, जहां पर V अगर यहाँ है, I यहाँ है, तो इस केस के अंदर आपको आर वैल्यू मिलेगी जब आप इसका स्लोप निकालोगे. क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे. ठीक है. अगर यही अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, जैसे मान लीजिए I की वैल्यू को ऊपर ले लें और आर V की वैल्यू को नीचे ले लें, तो यहाँ पर हमें जो स्लोप मिलेगा उसमें हमें 1/r की वैल्यू मिलेगी. याद रखिएगा, when we are alternating the values and alternating the axis also, so when this is called वहां पे आपको वैल्यू मिलेगी 1/r की. r is the resistance. ठीक है, r is the reciprocal and r what is r is the constant. यहाँ पर आप देखिए कि v is directly proportional to I होता है, तो v क्या हो जाएगा, v जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं साथियों, तो वहां पर आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है, v इक्वल टू आर आई या आई. तो जो r है ना, ये r जो है वो कांस्टेंट है, ये r जो है उसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. याद रखिए, इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और यह रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है. ठीक है. यहाँ पर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं. याद रखिएगा, सभी कंडक्टर्स में कोई भी तार हो, चाहे वो कंडक्टर किसी का भी हो, जैसे मान लीजिए कॉपर का वायर ले लें, या कोई एल्युमिनियम का वायर ले लें, या गोल्ड का वायर ले लें, या सिल्वर का वायर ले लें, या किसी और चीज का वायर ले लें, तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखते हो कि जो करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी है, या करंट की रोकने का जो गुण है, वो है वह होता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध. ठीक है. उस चीज को आप वेरी करते हो. ये कंडक्टर बाय कंडक्टर, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल के तार जो है वो किस तरीके से, किस मटेरियल से बना है. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखो कि रेजिस्टेंस जो है, वह रेजिस्टेंस जो है वो एक फैक्टर होता है. फैक्टर मतलब एक कारक होता है जो किसी भी वस्तु में उसको करंट के को रोकता है. ठीक है. दो तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा. एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, एक होता है रजिस्टर, और एक होता है रजिस्टिविटी. ठीक है. रेजिस्टेंस होता है फैक्टर अफेक्टिंग द करंट, एंड रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है फैक्टर, रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर होता है वो डिवाइस होता है. ठीक है. और रजिस्टिविटी होती है द प्रॉपर्टी विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द वायर. ठीक है. ये तीनों चीजें समझ आए. ये तीनों चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ अंतर भी हैं, जो अंतर आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे. अगर हम रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो आप तीन फॉर्मूले यहाँ देखोगे, ध्यान से समझना. तीन फॉर्मूले हम पढ़ेंगे यहाँ पर. V इक्वल टू होता है आई आर. ठीक है. और V बराबर होता है आई आर. तो यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी V डिवाइडेड बाई आर. ठीक है. अगर R के लिए देखोगे तो क्या होगा, V डिवाइडेड बाई आई. अब इसी बात को इन्होंने क्या कर दिया है, देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है कि अगर हम R की वैल्यू को निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा. और R की वैल्यू के लिए अगर आप देखोगे, क्या देखोगे बताओ, वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हैं इसको. ठीक है. और इसको और एक और चीज कह सकते हैं कि ओम. क्या कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं. ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. जब भी 1 वोल्ट का करंट, अगर आप 1 ओम को डिफाइन करने जाइए तो वहां पर आपको मिलेगा, इट इज अ ग्रीक साइन विच इज कॉल्ड ओम. एंड वहां पर अगर आप 1 ओम को डिफाइन करोगे, व्हेन 1 वोल्ट इज generated and 1 ampere of current is flowing in the wire, so its the resistance would be 1 ohm. क्लियर है चीजें, ये आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, ये आप समझ सकते हो यहाँ पर.
ठीक है, चीजें समझ आ रही बच्चों? अगर कोई भी आपको कमेंट करना है, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है विद इन द सेशन, यू कैन कमेंट इन द सेक्शन ऑल्सो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। क्लियर है चीजें, बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कि जो करंट है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, याद रखिए। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट घट जाता है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस को कम करेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी है, देखो ध्यान से। करंट व्हेन इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस वुड डिक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा। ठीक है, करंट को जब दोगुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, और रेजिस्टेंस को जब दोगुना कर देंगे तो करंट आधा हो जाएगा। क्लियर बात, समझ रहे हो? तो इन चीजों को हम अपने लेबोरेटरी में या फिर फिजिक्स लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो चीजें ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं, देखो ओम्स लॉ पे दो चीजें यहाँ पर आप 12th के अंदर पढ़ते हो कि ओम्स लॉ से जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दो तरीके के बच्चों डिवाइस होते हैं, याद रखिएगा। आपके पास क्या होगा, दो तरीके के साथियों डिवाइसेस होंगे, दो तरीके के डिवाइसेस होंगे। पहला होगा ओहोमिक डिवाइसेस। ठीक, ओहोमिक डिवाइसेस होगा सबसे पहला, क्या होगा, ओहोमिक डिवाइसेस। ठीक है, ओहोमिक। और दूसरा होगा नॉन ओहोमिक डिवाइसेस। ठीक, ये क्या है? अगर ओहमिक डिवाइसेस को देखें तो दोज डिवाइसेस विच ओबे द ओम्स लॉ, ऐसे डिवाइस, ऐसे जो आपके पास गैजेट्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ पर चलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ पर बेस्ड हैं, वर्किंग द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो वो कहलाते हैं ओहोमिक डिवाइसेस। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे जो डिवाइसेस हैं या ऐसे जो सर्किट्स हैं या ऐसे जो कहीं ना कहीं आपके पास गैजेट्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उनको कहते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ठीक है, बात समझ रहे हो? ऐसे डिवाइसेस को हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं साथियों। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। ओहमिक डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, सारे जो मेटल्स होंगे, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे आपका सिल्वर हो, एजी हो, ठीक है, एजी हो, ये सभी क्या है, ओहमिक डिवाइसेस को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ओहमिक डिवाइसेस को फॉलो करते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप और चीजों को देखिएगा, यहाँ पर और चीजों को अगर आप देखिए कि ओहमिक डिवाइसेस के अंदर हम सारे मेटल्स के लिए सारे वायर्स ले लेते हैं, सारे कंडक्टर्स ले लेते हैं, वी कैन से। बट व्हेन वी आर कंसीडरिंग द नॉन ओहमिक डिवाइसेस, देन वहां पर क्या आती हैं चीजें, जैसे मान लीजिए गैलिनियम आर्सेनाइड है। गैलिनियम आर्सेनाइड इज अ सेमीकंडक्टर एंड इट इज आल्सो अ नॉन ओहमिक डिवाइसेस। सारे इंसुलेटर जो हैं वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस के अंदर आएंगे। तो ये सभी चीजें, सारे एलॉयज जो हैं वो सारे नॉन ओहमिक डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी क्या है, ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है चीजें? एक एक बात, एक एक ध्यान से पढ़ेंगे बातें को। ठीक है, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों। नाइक्रोम इज अ एलॉय एंड इट इज नॉन ओहमिक डिवाइस। यहाँ पर आप देखो, ये एक इलेक्ट्रिकल हीटर में जो आपके कहीं ना कहीं जो लगता है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो स्विचेस हैं उनके अंदर जो फ्यूज लगे होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। हम जो हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं इनसाइड द प्रेस, इलेक्ट्रिकल प्रेस होती है उनके अंदर हम यूज करते हैं इन सभी बातों को। हीटर्स के अंदर जो एलिमेंट लगे होते हैं उनमें हम चीज यूज करते हैं सारी बातों को। तो धीरे धीरे आप पढ़ोगे कि क्लियर होगी सभी बातें कि ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस समझ आए कि नहीं। चलिए, यहाँ पर अगर बात करें कि इनसाइड अ वायर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है और इसी चीज को रोकते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर रोकते हैं। अच्छा, ये जो है जिस तरीके से एक और बात मैं बताऊं आपको,
एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ चीजों को ड्रॉ करना होगा कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हम तोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हमने पहले से अगर करंट फ्लो नहीं कराई, ध्यान दीजिए, करंट फ्लो नहीं कराई तो सभी चीजों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन पहले क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। जैसे क्लास के अंदर जब कोई टीचर नहीं होता है, व्हेन देन सभी जितने भी विद्यार्थी है, सभी जितने भी दोस्त हैं, सब जितने भी साथी हैं, वो अपने मन से जो भी जहां बैठना चाहे वहां बैठता है, जैसे भी हल्ला करना चाहे वैसे ही करता है। ऐसे ही रैंडम मोशन, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, नीचे भागेंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। और लेकिन जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक अरेंजमेंट में फ्लो होने लगते हैं, प्लस साइन से माइनस साइन। ठीक है, आप देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की यहाँ पे आप समझो एक और, लेट मी इरेज दैट। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों कि जब हम करंट को फ्लो करा दे, जब हम करंट को यहाँ पर फ्लो करा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। तो जब हम करंट को इधर ले जा रहे हैं, मान लीजिए जो पोटेंशियल आपने लगाया है उस पोटेंशियल के हिसाब से प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होगी। ठीक है, ये होगी निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ रहे हो कि नहीं, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है, और करंट की होगी पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा नहीं थी, इलेक्ट्रॉन को खोजा नहीं गया था, उस केस के अंदर हम देखते थे कि वो जो है डायरेक्शन, हमने पहले मान लिया था कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और उसी चीज को कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बोल दिया गया, कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, चीजों को समझ रहे हो कि नहीं। अब इन बातों में इसी चीज को आप क्या कहोगे, देखो यहाँ जो करंट के डायरेक्शन बताई है, या करंट के, जब हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट लगाएंगे तो ये जो है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी जनरेट होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी। वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हम कहीं ना कहीं जो इसके थर्ड यूनिट है वो पढ़ेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे सारी बातें। यहाँ पर जो चीजें थी वो हमने डिस्कस करी हैं, डिटेल में हम इसका डिस्कशन जब यूनिट थर्ड के लिए रिकॉर्ड करेंगे तब हम बात समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पर अगर बच्चों आएंगे तो इसी करंट के आपाधापी में या इलेक्ट्रॉन्स के भागने की आपाधापी में कुछ रेजिस्टेंस यहाँ उत्पन्न होता है, जिस रेजिस्टेंस को आप कहते हो कि वो प्रतिरोध है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है करंट को। तो ऐसे केसेस के अंदर जब गुड कंडक्टर्स होंगे, याद रखिएगा, गुड कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। तो ऐसे कई सारे जो फैक्टर्स हैं, ऐसे कई सारे कारक हैं जो एक मटेरियल या कंडक्टर के केस के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे कारक होते हैं जो कंडक्टर पर डिपेंड करते हैं उसकी रेजिस्टेंस के लिए, उसके प्रतिरोध को बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें कि जब भी किसी करंट में, जब भी किसी तार में करंट फ्लो होता है, देखो जब भी किसी तार में करंट फ्लो होता है बच्चों, तो वहां पर ओम्स लॉ लगता है, और ओम्स लॉ की वजह से क्या रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और वह रेजिस्टेंस बच्चों जितना लंबा तार होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके पास, आपका जो घर है, मान लीजिए
ट्रांसफार्मर से बहुत ही दूर है या पोल से बहुत दूर है, जिस पोल से इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल करंट आना होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आना होता है, उससे बहुत दूर है। तो आप देखते हो कि आपका जो बल्ब है वो धीमे धीमे ग्लो होता है। वहीं अगर किसी दोस्त का लट्ठे के पास में अगर घर है तो वहां उसके यहाँ वोल्टेज बहुत अच्छा आता है। तो ये होता क्या है, लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसके हिसाब से वहां वोल्टेज कम आने लगता है, वहां करंट की मैग्नीट्यूड कम होती है। तो ऐसे आप अगर आप देखोगे तो इन चीजों पे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है चीजें? जैसे पास में घर हो तो वोल्टेज ज्यादा आता है, बढ़िया आता है। और अगर इसी चीज को हम दूसरी बातों से देखें कि अगर तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो बढ़ा दें, ठीक है, वो बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और तीसरा कारक क्या है कि नेचर किस किस मटेरियल से वो बना है, किस मटेरियल से वो बना है उस पर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे सिल्वर का हम अगर कंपैरिजन करें कॉपर से तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होगी क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है इन द इलेक्ट्रिसिटी, इन द हीट। क्लियर है चीजें? तो जितने भी मेटल्स हैं वो एज कंपेयर टू द अदर दैट आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो यहाँ इक्वेशंस देखिए, इक्वेशन नंबर 11.8 11.9, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये समझने में आसानी होगी कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के रेसिप्रोकेटली इनवर्सिबल होता है या हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, उन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 11.8 एंड 11.9, so we are going to have this required equation R is proportional to L divided by A, that means length divided by area. So when we are eliminating the proportionality constant, अगर हम proportionality constant को साथियों हटा दें तो यहाँ पर R बराबर होता है रो। रो इज द व्हाट, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं साथियों। इट इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहोगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, एसआई यूनिट क्या होगी आइए समझते हैं। आपने जो यहाँ फॉर्मूला देखा आर बराबर मतलब रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, और रो एल, रो मतलब है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ और ए है एरिया और आर है रेजिस्टेंस। अगर बात करें इसी फॉर्मूले में आप रेजिस्टिविटी का अगर देखो यहाँ पर, लेट मी शो यू द डिजायर्ड इक्वेशन। रो बराबर हो जाएगा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर लास्ट, रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, आर क्या है, आर की ऐसा यूनिट ओम होती है और एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और यहाँ पर लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा, जो रजिस्टिविटी यानी कि रो की ऐसा यूनिट होगी। क्लियर है बात, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर जो है ये क्या है, ये रजिस्टिविटी जो है ना वो बच्चों एक मटेरियल की वजह से उसके भीतर जो करंट है या उस पर जो मटेरियल के कारण एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई है जो करंट का अपोज करती है वो होती है। ठीक है, मेटल और एलॉयज के अंदर आप देखो, मेटल के अंदर और एलॉयज के अंदर अगर बात करेंगे तो वहां पर आप चीजों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी रेंज बहुत कम होती है। इनकी रेजिस्टिविटी रेंज की बात करें तो 10 टू द पावर -8, याद रखिएगा 10 की घात -8 ओम से, ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक जाएगी। क्लियर है बात? किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए इनकी छोटी रेजिस्टिविटी होती है क्योंकि ये कंडक्टिविटी ज्यादा रखते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, जैसे अगर हम बात करें किसकी, इंसुलेटर की, जैसे ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, उसके भीतर जब रेजिस्टिविटी देखने जाएंगे तो इसका रेजिस्टिविटी ऑर्डर होगा 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17। ये बहुत बड़ा होगा बच्चों,
That's why they are opposing the current and they are poor conductors of इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है चीजें, बात समझ रहे हो? वहीं अगर हम बात करें एलॉयज की या सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केसेस के अंदर अगर हम बात करेंगे, जैसे एलॉयज हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर कर देते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए किसी भी चीज का, तो वहां पर एलॉयज की अगर हम बात करें तो वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। यही कारण है कि बल्ब का जो टंगस्टन है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? ये लिख लिया करिए, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना टेम्परेचर देने पर एक बल्ब का टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वह जल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इससे नीचे अगर करेंगे तो वह ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बढ़िया से बल्ब जलता रहेगा और बहुत सालों तक वह बल्ब चलता रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये सभी बातें किसमें, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज करी जाती हैं। ठीक है, जैसे टंगस्टन है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, ये कई सारी बातें आप देखते हो कि कॉपर जैसे अल्युमिनियम वाले चीजों में, वहां पर आप देखते हो ट्रांसमिशन लाइन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं साथियों। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, एलॉयज की बात करेंगे, एलॉयज होते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि एलॉय जो होते हैं प्योर मेटल या प्योर नॉन मेटल नहीं होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स में अगर हम बात करें, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनाइन, ठीक है, नाइक्रोम, इन सभी में आप बात करो, कॉन्स्टेंटन किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। वहीं अगर हम मैग्नेनाइन की बात करें तो कॉपर और मैग्नीशियम, ठीक है, कॉपर और कहीं ना कहीं मैंगनीज, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज से मिलकर बना है और निकल से मिलकर बनता है। तीन तीन चीजों से मिलकर बनता है, तो दिस इज नॉट द प्योर मेटल। क्लियर है बातें? अगर नाइक्रोम के लिए हम जाएंगे, नाइक्रोम को, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइक्रोम इज फ्रॉम द फोर मेटल्स, दैट इज निकिल है, क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम चमक देता है नाइक्रोम को, और कहीं ना कहीं जो निकिल है वो भी चमक देगा। क्लियर है? अगर मैग्नेनाइन की बात करें, फेरस की बात करें, दैट मीन्स आयरन कॉम्बिनेशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? नाइक्रोम बनाती हैं। नाइक्रोम इज अ एलॉय एंड इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्लियर है बातें? अच्छा, एलॉयज के लिए अगर हम रेजिस्टिविटी ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो ये होता है 10⁸ से लेकर 10⁻6 तक, 10⁻⁻8 से लेकर, याद रखिएगा, ये होगा 10⁻⁻6 तक। ठीक है, अगर आप इन सभी बातों को देखोगे। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, या हम कहें अर्धचालक क्या है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं साथियों, जो जो कम कहीं ना कहीं कम जो टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर यही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है उन डिवाइसेस के लिए, तो ये कंडक्टर के तरीके से, मतलब सुचालक के तरीके से बिहेव करने लगते हैं। दे आर इंसुलेटर एट द लो टेम्परेचर बट द कंडक्टर इन द हाई टेम्परेचर्स। जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है, डोपिंग कर कर हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ चीजों में, मेटल्स में या नॉन मेटल्स के अंदर हम कुछ चीजें या 13 और 15 ग्रुप की इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं। ये सेमीकंडक्टर के यूनिट का एक पार्ट है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कि वहां पर अगर आप किसी मटेरियल के साथ 13th ग्रुप की इम्प्यूरिटीज और 15th ग्रुप की इम्प्यूरिटीज को मिक्स कर देते हो, डोपिंग कराते हो, डोपिंग माने एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं बच्चों, तो इस केसेस के अंदर हम उस वाली चीज को, गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल है, उस वाली चीज को सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, डायोप्टर बन सकता है यहाँ पे, सॉरी, ये क्या नाम, बहुत सारी ऐसी पीएनपी डायोड बन सकता है। ठीक है, डायोड बन सकता है बच्चों। इन सभी बातों को आप डिस्कस करोगे बहुत ही ध्यान से, इन सभी रेजिस्टिविटी ऑर्डर की चर्चा करेंगे। रेजिस्टिविटी ऑर्डर को याद नहीं करना है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर जब न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे हम देख सकते हैं। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर दिए गए हैं साथियों, देखिए,
कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि कितना करंट जनरेट होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 220 वोल्ट, कोई 220 वाट के बल्ब को अगर हम जलाते हैं, 220 वाट सोर्स से किसी बल्ब को जलाते हैं, ठीक है, याद रखिए बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम। अगर हमने 220 वोल्ट के सोर्स से किसी एक बल्ब को जलाया है जिसका रेजिस्टेंस 1200 ओम है और उसकी करंट कितनी होगी ये बताना है आपको। 220 वोल्ट यानी कि वी की वैल्यू दी है और ओम यानी कि आर की वैल्यू दी है, तो आप आई निकालो कितना होगा। आई इज इक्वल टू होगा वी डिवाइडेड बाई आर। वी डिवाइडेड बाई आर करेंगे तो क्या होगा 220 डिवाइडेड बाई 1200, ये हो जाएगा 0.18 के आसपास जो एम्पियर में निकल के आएगा। नेक्स्ट आपको दूसरा केस यहाँ पे भी दिया था कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर, अगर मान लीजिए बल्ब की जगह हमने हीटर लगा दिया और हीटर की कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वह है 100 ओम, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो वहां पर आप देखोगे बिना किसी सॉल्यूशन के आप देखोगे कि इसकी करंट अब की बार बढ़ जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस घट गया है। आइए समझते हैं कितनी बढ़ेगी, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा। ध्यान दीजिए कि आई बराबर होता है वी डिवाइडेड बाई आर। वी है सेम, इट रिमेन सेम 220 वोल्ट है और यहाँ पर हम किससे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखोगे 2 एम्पियर निकल के सामने आएगा। 100 से इसको जीरो को हटाएंगे, एक पॉइंट आएगा, 2.2 एम्पियर आएगा बच्चों। जब हम 220 वोल्ट से किसी हीटर को लगाते हैं जिसका जिसका जो रेजिस्टेंस है वह 100 ओम है बच्चों। बातें समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हैं बातें? ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, उनको ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ दिया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द हीटर, ठीक है, इज 60 वोल्ट। कोई हीटर लिया है, उसके दो सिरे ए और बी मान लीजिए, इसके सिरों पर जो विभव है यानी कि वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। इफ व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब ये 4 एम्पियर की करंट निकालता है तो वोल्टेज कितना हो जाता है 60 वाट, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट हो जाता है जब करंट। ऐसे दूसरा सिनेरियो इन्होंने दिया है कि व्हाट करंट, अब ये करंट पूछी है, पहले में करंट दी थी 4 एम्पियर, अब की बार उन्होंने करंट पूछ ली है। कह रहा है कि जब 120 वोल्ट की बैटरी से इसको हम कनेक्ट करें तो बताइए अब इस बार क्या करंट निकलेगा, ठीक है, इस बार करंट क्या निकलेगा। आइए समझते हैं कि जब यहाँ पर आप एक जो अल्टरनेटिव वे है उसको देखो ध्यान से। सबसे पहले कि अगर 4 एम्पियर करंट है और जो इसका जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है, इस बार इन्होंने करंट की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, और कह रहा है कि 120 वोल्ट जो है वो आपका वोल्टेज है, ठीक है। इस बार इन्होंने क्या किया 60 से 120 कर दिया, तो वोल्टेज जो है वो डबल कर दिया है। तो करंट अकॉर्डिंग टू द V इज इक्वल टू आई आर रिलेशनशिप, ओम्स लॉ के रिलेशनशिप से आप देखोगे जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज 2 गुना हो गया है तो करंट कितना हो जाएगा 2 गुना करंट भी हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज 2 गुना हो गया तो करंट भी 2 गुना होगा, यानी कि करंट की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो 8 एम्पियर आएगी बच्चों। विदाउट द सॉल्यूशन, विदाउट डूइंग कैलकुलेशन वी कैन से दैट 8 एम्पियर इसकी करंट आएगी। अच्छा चलिए दूसरा मेथड यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर हम V की वैल्यू यहाँ दी गई है 60 वोल्ट और करंट दिया गया 4 एम्पियर, तो R निकालें सबसे पहले। R कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 4, तो इतना हो जाएगा कितना 15 ओम। क्या हो जाएगा बच्चों 15 ओम हो जाएगा साथियों, 15 ओम हो जाएगा। और इसके लिए आप अगर दूसरी करंट को देखना चाहो तो करंट की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए V डिवाइडेड बाई R होगा और V की वैल्यू सेम रहेगी। V की वैल्यू बढ़ गई है, 2 गुना हो गई ना, 120 वोल्ट हो गई। और R कितना है, R है हमारे पास 15 ओम, जो अभी अभी निकाले 15 से अगर हम इसके 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 एम्पियर करंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों सोल्यूशन आपको दिए हैं, आप कैसे भी समझिए, कैसे भी इस क्वेश्चन को अप्लाई करिए, क्वेश्चन को पूरा समझिए और उसी चीज को यहाँ पर यूटिलाइज करिएगा।
कुछ क्वेश्चंस आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, यहाँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में और चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। इसकी लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस 26 ओम दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पर कुछ एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप घर से कर लाएंगे। इसका दो दो कहीं ना कहीं आप करेंगे, इसको करके लाएंगे और उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कुछ और एक और चीजें हैं यहाँ पर, आप समझोगे कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगले जब क्वेश्चन सीरीज में हम जब इन चीजों को लेंगे, डाउट सेशंस में इन चीजों को लेंगे, क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाएंगे, तो उन सीरीज के अंदर हम इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ सर्किट। मतलब कई सारे, जब एक सिस्टम में कई सारे रजिस्टर्स लगा दिए जाए तो वो किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। दो तरीके से लगाए जा सकते हैं साथियों। रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आइए सीरीज समझते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि जब एक तार से कई सारी चीजें आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें आपस में जोड़ देते हैं तो वह जो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है, वह जो कॉम्बिनेशन होता है, वह जो कॉम्बिनेशन होता है वह सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है 11.6 में एक्स और वाई कंपोनेंट में, एक्स और वाई जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पोटेंशियल पर आपको, इस पॉइंट पर आपको R1 R2 R3 तीन रजिस्टर्स आपको लगे मिल रहे हैं। ये क्या है, ये है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सर्किट दिया गया है। इसके लिए हम डेरिवेशन अगले लेक्चर में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा फ्रॉम क्लास 12th के बिहाफ पर और क्लास कहीं ना कहीं 10th के बिहाफ पर, और नीट में कई सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन के आते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि वोल्ट मीटर हमने कैसे लगाया। देखो, वोल्ट मीटर को हमने किसी भी सर्किट में अंदर वोल्ट मीटर कैसे करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और एम्पियर को हमने, मतलब एमीमीटर को हमने, या एमीटर को हमने कहाँ कनेक्ट किया है, सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। सो दीज टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड पैरेलली और व्हाट, पैरेलली और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बातें समझ रहे हो कि नहीं। टोटल करंट की यहाँ पर डिटेक्शन आएगी और टोटल वोल्टेज की डिटेक्शन कहाँ पे आएगी, ये आएगी। एक और डिवाइस होता है जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट विच इज डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम जी लिखते हैं ऐसे करके, जी, जी फॉर जूनियर जी। ठीक है, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, क्लियर है बात। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर समझो कि कई सारे जब आप रजिस्टर्स अलग अलग तारों से, अलग अलग तारों से लगाते हो, कैसे, एक ही तार से नहीं लगाते। देखो ध्यान से, क्या होता है कि रजिस्टर्स को आप कहाँ लगाते हो, अलग अलग तारों से लगाते हो। आइए देखते हैं, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखे 11.7 जैसा, कि एक्स और वाई जो यहाँ पर सर्किट दिया है, इस सर्किट में R1 R2 और R3 या अप टू यहाँ पर हम RN भी जोड़ सकते थे साथियों। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे, आप समझोगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कई सारे तार से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं इन द सर्किट, देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम घर की वायरिंग, घर की फिटिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कई सारे कंपोनेंट्स चलाने होते हैं और हर कंपोनेंट की जो नीड होती है, वोल्टेज नीड या करंट की एम्पलीट्यूड की नीड, वो अलग अलग होती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग जाता है करंट का। ठीक है, छोटे बड़े कंपोनेंट्स में हम सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो करा सकते, इसकी वजह से हम कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। इन चीजों को बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। आई नो दैट, आई आई
प्रॉमिस यू दैट इस वाले चैनल के अंदर जो भी चीजें बहुत पढ़ाई जाएंगी वो बहुत ही सॉलिड तरीके से पढ़ाई जाएंगी। केवल आप हमारा साथ दीजिए, इस चैनल को शेयर करिएगा दबा के, इस चैनल को लाइक करिए। अगर आपको चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है आपके दिमाग में, कोई क्वेरी है हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप लिखिए, कुछ भी लिखिए। कमेंट जो है वो कैसा भी हो, आपका अच्छा कमेंट हो या आपका कोई सुझाव है वो बुरा हो, कुछ चीजें समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेरी करिए, आपको आंसर मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए लेक्चर्स लाते हैं, आपके लिए टॉपिक्स को खोज कर लाते हैं। और जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर करना है, पढ़ना है, मान लीजिए कोई टॉपिक है 11th और 12th के बेसिस पर या नीट के बेसिस पर जो आपको यहाँ पर समझना है, तो आप बिल्कुल बेहिचक उस टॉपिक का नाम लिखिए। हम यह कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उस पर हम लेक्चर बना सके, रिकॉर्ड कर सके और कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा तरीके से हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे और लक्ष्य जरूर मिलेगा साथियों। ठीक है, अनुभव छोटे छोटे स्टेप्स से मिलता है, एक दिन में हम विजय हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, कई सारी बातें जब हम एक एक छोटे छोटे, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो डेली की जो मेहनत है 2-4 घंटे की वो करनी होगी बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के। आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी होगी। हम आते हैं, लेक्चर डालते हैं, उन लेक्चर्स को पढ़ना होगा, उन लेक्चर्स पे तैयारी करनी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी, कई सारे पॉइंट्स को समझना होगा और तब जाकर वो सॉलिडिफिकेशन होता है, तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विजय आपको जरूर मिलेगी और विजय के साथ में बाधाएं भी आएंगी, बाधाओं से डरना नहीं। ठीक है, बाधाओं को पटक कर मारना है। पटक के कब मारेंगे? जब पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम यहीं पर विराम करेंगे, इसी बातों को डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको है, कोई भी क्वेरी है हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारे कंटेंट से रिलेटेड, तो आप लिखिएगा यहाँ पर, अपने साथियों के साथ शेयर करिए जो JEE नीट जैसी तैयारी कर रहे हैं और जो 10th और 12th के अंदर या 11th के अंदर पढ़ रहे हैं। उन सभी बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर इंटर कन्वर्टेबल यहाँ डले हुए हैं, आप बढ़िया से देखिए जाके। और कहीं ना कहीं बहुत उम्दा तरीके से हम पढ़ाने का कोशिश करते हैं। फिर भी कोई अगर त्रुटि है तो आप बिल्कुल यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस चीजों को सुधारा जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद टू ऑल, वंदे मातरम साथ।